नमस्ते जी। 19वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड आपके समक्ष स्वाध्याय करा रहे हैं, जिसमें वेदों की प्राचीनता और मिस्र की सभ्यता से उसकी तुलना की जा रही थी। जो ऊपर मेगास्थेनीज द्वारा उद्धृत जिस वंशावली का उल्लेख किया गया है, वह कितनी सही थी, इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि उसमें महीने तक भी दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त उनमें यहाँ चरितार्थ की हुई 3 बार की प्रजासत्तात्मक शासन प्रणाली का भी वर्णन है, जिससे एक तो यह बात अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाती है कि उस वंशावली के समस्त राजा इसी देश में हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आर्यों के कहीं बाहर से आने का भी समय उसी में मिला हो। दूसरे, प्रजासत्ताक जैसी उदार नीति का भी पता मिलता है, जिससे आर्यों की तात्कालीन उच्च सभ्यता में कोई शंका नहीं रह जाती। मिस्र की सभ्यता के लिए विद्वानों के हृदय में जो स्थान है, वह वहां के पिरामिडों और उनमें रखी हुई ममी यानी मुर्दों के ही कारण है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि उनकी इस सभ्यता में भी भारतीय आर्यों का सहयोग है। मिस्र के इन मुर्दों में जो नील का रंग लगा हुआ है और इन मुर्दों को गाड़ने में इमली की लकड़ी काम में लाई गई है, वे दोनों पदार्थ वहां इसी देश से गए हैं। नील और इमली भारत के सिवा संसार में और कहीं होती ही नहीं, इसलिए नील को इंडिगो कहते हैं, जिसका अर्थ भारतीय होता है, और इमली को टेमेरिंड कहते हैं, जो तमरे हिंद का अपभ्रंश है। इस नील रंग का व्यापार मिस्र की जिस नदी के द्वारा होता था, उसे भी यहाँ वाले नील ही कहते थे, जो वहां नाइल के नाम से अब तक प्रसिद्ध है। जायसवाल महोदय कहते हैं कि भारतवासी नील नदी को जानते थे। हम कहते हैं कि यहाँ वाले नील नदी को जानते ही न थे, प्रत्युत उन्होंने ही उसका नामकरण भी किया था। इस विषय में लेख आता है, द ग्रीक एंड रोमन नेम नाइलोस इज सर्टेनली नॉट ट्रेसेबल टू आइदर ऑफ इजिप्शियन नेम्स ऑफ द रिवर, nor does it seems philologically connected with the Hebrew ones. It may be like seashore indicative of the color of the river, for we find in Sanskrit Neela, blue, probably especially dark blue, also even black as नीलपंक, ब्लैक मड। ये एनके ब्रिट वॉल्यूम 7 पेज नंबर 705 में लिखा हुआ लेख है। इसीलिए मिस्र की सभ्यता भारतीय आर्यों की सभ्यता से प्राचीन नहीं, प्रत्युत वह भारतीय इतिहास के अंतिम राजवंश से भी नवीन है। ऐसी दशा में उस सभ्यता की तुलना वेदों के समय के साथ नहीं हो सकती। वेद तो आर्यों के प्रारंभिक इतिहास से भी पूर्व के हैं, अतएव वे न केवल मिस्र की सभ्यता से ही, प्रत्युत संसार की समस्त मानवीय सभ्यताओं से भी अधिक प्राचीन है। परंतु जो लोग वेदों से इतिहास और ज्योतिष संबंधी वर्णनों को निकालकर वेदों को नवीन सिद्ध करना चाहते हैं, उनके मत की भी आलोचना कर लेना आवश्यक है। तो अगला शीर्षक आ रहा है, वेदों में ऐतिहासिक वर्णन। वेदों में ऐसे शब्दों को देखकर जो पुराणों में ऐतिहासिक पुरुषों, नदियों और नगरों के लिए व्यवहृत हुए हैं, प्रायः विद्वान कहते हैं कि वेदों में इतिहास है, और उस इतिहास का क्रम पुराणों में दी हुई वंशावलियों के साथ बैठ जाता है। वे कहते हैं कि वेद में आए हुए ऐतिहासिक राजाओं की पौराणिक वंशावली में देखकर और 20-25 वर्ष की पीढ़ी मानकर वेद का काल निश्चित किया जा सकता है, जो ज्योतिष के द्वारा निकाले गए समय के साथ मिल जाता है।
भारतवर्ष का इतिहास प्रथम खंड के पृष्ठ 55 पर श्रीमान मिश्र बंधु कहते हैं कि विल्सन ने वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु का समय 3500 ईस्वी सन पूर्व माना है। वेदों के अवलोकन से विदित होता है कि उनमें रामचंद्र के पूर्व पुरुष सुदास का यदु, तुर्वसु और मनु के वंशजों के साथ युद्ध वर्णित है। सुदास रामचंद्र से 11 पीढ़ी पहले हुए थे, अतः इन दोनों का अंतर प्रायः 300 वर्ष का था। अतः यह समय 2450 विक्रम पूर्व का पड़ता है। सुदास के पश्चात किसी सूर्यवंशी राजा का वर्णन वेदों में नहीं है। उधर स्वयं चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु और ययाति वैदिक ऋषियों में थे। वैवस्वत मनु का समय ऊपर 3800 विक्रम पूर्व लिखा जा चुका है। चाक्षुष मनवंतर के ठीक पहले का होने से 4000 विक्रम पूर्व का माना जा सकता है। अतः पौराणिक कथनों का वैदिक वर्णनों से मिलान करने पर प्रकट होता है कि 2500 से 4000 विक्रम पूर्व तक के कथन वेदों में है। ऊपर लिखा जा चुका कि तिलक महाशय ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का समय 4000 विक्रम पूर्व से 2500 विक्रम पूर्व तक का माना है। हम देखते हैं कि वही समय पौराणिक वर्णनों से भी निकलता है। इस वर्णन में पौराणिक वंशावली के साथ वेदों के शब्दों और लोकमान्य तिलक महाराज के ज्योतिष के निष्कर्ष का सामंजस्य किया गया है, परंतु इस सामंजस्य में 2 दोष हैं। एक तो पौराणिक वंशावलियां आनुपूर्वी राजाओं की वंशावलियां नहीं है, किंतु प्रसिद्ध अप्रसिद्ध राजाओं की नामावलियां हैं। दूसरे, वेदों में ऐतिहासिक राजाओं का वर्णन नहीं है और न वेदों में किसी ज्योतिष की ही घटना का उल्लेख है। ऐसी दशा में वेदों का कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वेदों से इस प्रकार का समय निश्चित करने का अवसर प्रायः पुराणों ने ही दिया है, क्योंकि पुराणों ने नामावलियों को वंशावली बनाकर और वैदिक अलंकारों को राजाओं के इतिहासों के साथ जोड़कर उपर्युक्त झंझट फैला दिया है। अतः हम यहाँ पहले देखना चाहते हैं कि क्या ये वंशावलियां सही हैं, और फिर देखना चाहते हैं कि क्या वेदों में किसी इतिहास या ज्योतिष घटना का उल्लेख है। पुराणों में जो वंशावलियां दी हुई हैं उनके 2 विभाग हैं। पहला विभाग महाभारत युद्ध से उस पार का है और दूसरा विभाग इस पार का। पहला विभाग वंशावली नहीं प्रत्युत नामावली है और दूसरा विभाग वंशावली है। अतः हम यहाँ पहले विभाग की पड़ताल करते हैं। पहले विभाग की वंशावली के नामों की संख्या निश्चित नहीं है। प्रत्येक पुराण में अलग अलग संख्या दी हुई है। विष्णु पुराण में मनु से लेकर महाभारत कालीन बृहद बल तक 92 पीढ़ी, शिव पुराण में 82 पीढ़ी, भविष्य पुराण में 91 पीढ़ी और भागवत में 88 पीढ़ी लिखी हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये वंशावली नहीं प्रत्युत नामावली हैं। दूसरा, महाभारत के प्रथम अध्याय में सूक्ष्म और विस्तार के नाम से पास ही पास 2 वंशावलियां दी हुई हैं। ये वंशावलियां भी मनु से लेकर महाभारत कालीन शंतनु तक ही हैं, परंतु एक में 30 पीढ़ी और दूसरी में 43 पीढ़ी के नाम हैं। इससे भी ये नामावलियां ही ज्ञात होती हैं। तीसरी बात, इन वंशावलियों में पिता पुत्र के नामों का भी ठिकाना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में दिलीप के भगीरथ, उनके ककुत्स्थ, उनके रघु और रघु की 12वीं पीढ़ी में अज का होना लिखा है, परंतु रघुवंश में दिलीप के रघु और रघु के पुत्र अज लिखे हुए हैं। वाल्मीकि के अनुसार रघु दिलीप के प्रपौत्र ठहरते हैं, किंतु रघुवंश के अनुसार वे पुत्र सिद्ध होते हैं। इससे भी ये नामावलियां ही सिद्ध होती हैं। चौथी बात, इसी प्रकार महाभारत में नहुष और ययाति चंद्रवंश में गिनाए गए हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 70 के श्लोक 36 में लिखा है कि सूर्यवंशी अंबरीश के नहुष के ययाति और ययाति के नाभाग हुए। इससे भी ये नामावलियां ही सिद्ध होती हैं। और 5वीं बात बता रहे हैं, इन नामावलियों के बीच के सहस्रों नाम छूट गए हैं। इसका उत्कृष्ट प्रमाण सूर्यवंश और चंद्रवंश के मिलान से मिलता है।
सभी जानते हैं कि मनु से सूर्यवंश चला और उन्हीं मनु की इला नामी पौत्री से चंद्रवंश चला। मनु से इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु की पुत्री से चंद्रवंश का मूल पुरुष पुरुरवा हुआ। अर्थात दोनों वंश एक साथ ही आरंभ हुए, परंतु आगे चलकर दोनों की पीढ़ियों में जो घटबढ़ हुई वह बहुत ही संदेहास्पद है। आज की इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।